Hello students, today we will start our new unit, that is unit 3rd, magnetic field due to current. Students, today we will discuss some basic concept about this unit. Let us start. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो हमने क्या देखा स्टार्टिंग में, हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है और मैग्नेट के पास अगर हम क्या ले जाते हैं, मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं, तो वो क्या करती है, नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। यही चीज क्या हुआ जब हमने एक करंट कैरिंग वायर ली स्ट्रेट, हमने क्या किया, करंट कैरिंग वायर ली और हमने इसके पास जब मैग्नेटिक कंपास को रखा, इसके पास किसको रखा, मैग्नेटिक कंपास को, तो हमने देखा कि जो नीडल है हमारी वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। हमने ये चीज ऑब्जर्व की, हमें लगा कि हाँ हो सकता है कि जो एक करंट कैरिंग वायर है वो अपने आसपास क्या कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही हो। फिर हमने क्या किया, इसी को हमने जब करंट के डायरेक्शन को हमने देखा कि रिवर्स कर दिया, जब हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, हमने देखा जो मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो क्या हुआ, जैसे हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की, मैग्नेटिक कंपास में क्या हुआ, जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर हम करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो नीडल है वो क्या कर रही है, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रही है। और अगर करंट को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो नीडल कम डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अनदर थिंग हमने ऑब्जर्व की कि अगर हम मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग वायर के पास ले जाते हैं तो जो हमारी कंपास, मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो क्या करती है, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करती है। और अगर हम उससे बाहर दूर ले जाते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे, तो हम देखते हैं डिफ्लेक्शन क्या करती है, वो कम शो करती है। तो ये सभी चीजें हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं और हमने इन सब बातों से एक रिजल्ट निकाला कि कोई भी करंट कैरिंग जो वायर होगी वो अपने आसपास क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है। So we can say that a current carrying wire produces magnetic field around itself। कि करंट कैरिंग वायर है अपने आसपास क्या कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज अ स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट और मैग्नेट इन विच इट मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ये क्या होता है, किसी कंडक्टर के आसपास एक रीजन है, स्पेस है करंट कैरिंग कंडक्टर के, जहां पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, as you all know, it is a vector quantity। Means it has magnitude as well as direction. We will study later about how to find its magnitude and direction. It is represented by capital B. Okay students, another important thing, its SI unit. Its SI unit is Tesla, or we can say that Weber per meter square. तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, अनदर थिंग हमने देखी इसी में कि अगर हम क्या करें
कि हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है और उसके पास में एक चार्ज को रख देती हूं जो कि क्या है, रेस्ट पे है। अगर मैंने करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज को रख दिया जो कि रेस्ट पे है, तो क्या होता है, ये चार्ज कोई भी यही की यही रहेगा, कोई डिफ्लेक्शन, कुछ मूवमेंट शो नहीं कर रहा, मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। अगर यही चीज मैं क्या करूं, एक करंट कैरिंग वायर के पास मैंने एक मूविंग चार्ज को रख दिया जो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से। जब मैंने मूविंग चार्ज को रखा तो मैं देखती हूं ये क्या करता है, कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। मीन्स अगर ये इस वेलोसिटी में जा रहा था v वेलोसिटी से, तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है, कुछ इस वे से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने एक्चुअल पाथ से। तो यहां पे क्या है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने एक्चुअल पाथ से, मीन्स सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कुछ, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कहां से लग रहा है, दैट फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। एज यू स्टडी प्रीवियसली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है वो आपके रेस्ट और मूविंग दोनों चार्जेस पे लगता है, जबकि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आपका फोर्स लगा, आप इजिली देख सकते हो सिर्फ किस पे लग रहा है, मूविंग चार्जेस पे लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका फोर्स सिर्फ किस पे लगा, मूविंग चार्जेस पे। नेक्स्ट we will find determination of magnetic field, that how to find magnetic field. Students, next we will do determination of magnetic field, or we can find magnetic field with the help of Biot-Savart law. Here T is silent. So student, this law say that this law deals with the magnetic field induction at a point ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ये क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है और वी कैन से करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, जो कि हमने मान लिया XY, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P, पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये लॉ क्या कहता है, बायोट-सावर्ट लॉ, कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इस पूरे कंडक्टर की वजह से। हम क्या कर सकते हैं कि इसको स्मॉल एलिमेंट्स की, इसका कोई एक स्मॉल एलिमेंट कट कर दें, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्मॉल एलिमेंट की वजह से। और जब एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से आ जाता है तो हम पूरे की फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसने क्या कहा कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है XY जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I पूरे में। हमने क्या किया, इसका एक स्मॉल एलिमेंट में कट कर दिया, उसको स्मॉल एलिमेंट हमने क्या ले लिया, छोटा सा कट DL। मान लिया स्मॉल एलिमेंट को मैं कट कर दिया तो उसको क्या ले लिया, DL। और DL की क्या होगी, आपको पता है करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमें डायरेक्शन तो DL की डायरेक्शन हम उसी डायरेक्शन में लेंगे DL को जिस डायरेक्शन में आपका करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो DL की आपकी क्या होगी, जो स्मॉल एलिमेंट की डायरेक्शन होगी DL की, वो वही डायरेक्शन होगी जो आपके करंट की है। तो हमने क्या माना, एट पॉइंट P पे हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, दैट इज DL। थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। हियर R इज द पोजीशन वेक्टर बिटवीन दिस एलिमेंट एंड पॉइंट P। तो स्टूडेंट, ये बायोट और सावर्ट दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा,
जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्टली करंट flowing through the wire और इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अगर स्मॉल करंट एलिमेंट ले रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी हम क्या होगी वहां पे स्मॉल होगी, तो हम इसलिए उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डीबी से, मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से वो क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इट इज ऑल्सो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल and it is also directly proportional to sin theta. Theta is angle between DL and R and inversely proportional to position vector R. अगर हम चारों को कंबाइन कर दे, कंबाइन करने से मुझे क्या मिलेगा that small magnetic field that is dB is directly proportional to IDL sin theta upon में R square. As you know, when we remove proportionality sign, a constant will be multiplied. जैसे ही हम किसी proportionality sign को रिमूव करते हैं उसकी जगह पे क्या आ जाता है कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे जब हमने proportionality sign को रिमूव किया तो एक कांस्टेंट आया, हमने मान लो कोई भी k कांस्टेंट आया, और जब हमने इसको सोल्व करके उसकी वैल्यू देखी उस k की, वो किसके इक्वल आ रहा है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया उसकी जगह पे ये क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। तो dB इक्वल टू क्या है आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। स्टूडेंट्स हियर यू कैन इजीली सी दैट इट इज स्केलर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म होगा तो क्या होगा वहां पे डायरेक्शन की भी बात की जाएगी, जबकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। अगर इस सारी वैल्यूज को पुटअप कर दूं करंट की, डीएल की, साइन थीटा की, आर स्क्वायर और इस कांस्टेंट की, मुझे क्या मिलेगा 200, 500 कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी जो सिर्फ मुझे क्या देगी उसकी मैग्नीट्यूड विथ न्यूमेरिक वैल्यू देगी सिर्फ, और मुझे डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो इट इज स्केलर फॉर्म। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंटल करंट, मीन्स ये जो अप्लाई हो रहा है सिर्फ छोटे से पोर्शन के लिए हो रहा है, ये नहीं है कि पूरे कंडक्टर की मैंने क्या निकाल दी मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एप्लीकेबल ओनली स्मॉल पोर्शन, इतने की ही मैंने निकाली है। तो यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे तो वहां पे आपने एक सिंबल पढ़ा था जो कि क्या था इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसी तरह से यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वहां पे क्या आता था एप्सिलॉन नोट आता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसको क्या कहते थे इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरह से यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ गया म्यू नोट बोलते हैं इसको। तो इसी का अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है स्टूडेंट्स, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका dB इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन में R क्यूब। अब सोच रहे होगे ये क्या है वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इसके डायरेक्शन भी बताएगा, ये कैसे बताएगा वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हो कैसे, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होता है AB साइन थीटा, यही होता है। अगर मैं DL क्रॉस R को लिखना चाहूं, चलो एक बार मैं यही लिख देती हूं। तो अगर मैं DL क्रॉस R को लिखूंगी DL क्रॉस R तो किसके इक्वल आएगा DL R साइन थीटा। क्या होता है क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। तो ये क्या आ गया DL R साइन थीटा, यही आया। अगर मैं इसको यहां पे पुटअप कर दूं तो dB क्या आ जाएगा एक तरह से म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL R साइन थीटा अपॉन में R क्यूब। R से R क्यूब कैंसिल तो क्या आ गया R स्क्वायर, तो क्या बचेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। और यही हमारा क्या था ये स्केलर फॉर्म।
ऐसा नहीं है कि पता नहीं कहां से आर क्यूब आ गया, आपने पढ़ी हुई है सारी चीजें। अनदर, तो म्यू नॉट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। अगर आप क्या करते हो, 4 पाई को नीचे ले आते हो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻7। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या पता चला, जो बायोट-सावर्ट लॉ है वो हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट हैविंग लेंथ dl। ये पूरे कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो ना बता के हमें ये बताता है एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड हाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, we will find the direction of magnetic field with the help of right hand screw rule और right hand rule। आप कोई भी रूल यूज कर सकते हो जो भी आपको इजी लगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट राइट हैंड स्क्रू रूल। ये क्या कहता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप सिंपली क्या करो, dl क्रॉस r करो और आपको पता लग जाएगी डायरेक्शन। कैसे, आप जहां पे dl और r दोनों की टेल पे क्या करो, स्क्रू रखो आपके हाथ में जो भी है, और उसको क्या करो, मूव करो, रोटेट करो इन द डायरेक्शन ऑफ dl से r की तरफ, जो भी dl से r की तरफ की डायरेक्शन है। जैसे क्या है डायरेक्शन, ये है, तो मैं इस तरह रोटेट करूंगी, तो जैसे ही मैं इस तरफ रोटेट करूंगी, अगर आपका स्क्रू अंदर जाता है इस तरफ रोटेट करने से, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। और अगर आपका रोटेट करने से dl क्रॉस r की डायरेक्शन में जब आप उसे मूव करते हो और अगर आपका वो बाहर आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, आउटवर्ड। आप सबके घरों में टेस्टर प्लास वगैरह से काम किया हुआ होगा, तो क्या होता है, जैसे हम उसको इस वे से क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो अंदर जाता है, तो मीन्स इनवर्ड। उसके अपोजिट क्या है, आउटवर्ड। यहाँ पे भी यही देखना है, अगर हम dl से r की तरफ, ये चीज याद रखनी है, dl से r की तरफ जब उसे रोटेट करेंगे इस वे से, अगर वो अंदर जा रहा है तो मीन्स इनवर्ड, और बाहर आ रहा है तो क्या है, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। इनवर्ड के लिए फिजिक्स में जो सिंबल यूज करते हैं शो करने के लिए, वो क्या होता है, इस तरह से क्रॉस का। ये नहीं है कि इसी यूनिट में यूज हो रहा है, हमेशा जब भी आप फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ोगे, ऐसा इनवर्ड या आउटवर्ड कोई चीज आ रही है, तो इनवर्ड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं, जबकि आउटवर्ड को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। अगर जिनको ये रूल थोड़ा हार्ड लग रहा है, दो स्टूडेंट कैन यूज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने, ये चीज याद रखना कि राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस यूनिट देर आर मेनी रूल्स। समटाइम वी आर यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, समटाइम वी आर यूजिंग राइट हैंड रूल, तो डोंट कंफ्यूज। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। क्या कहा मैंने, जो आपके राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो फिंगर्स को कर्ल करने के बाद जो डायरेक्शन आ रही है, वो डायरेक्शन हमें क्या बताएगी, उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या करना है आपको, थंब को आपने रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ, तो स्टूडेंट्स थंब को आपने करंट की डायरेक्शन में रखा और फिंगर्स को कर्ल किया, तो ये फिंगर्स कर्ल क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे इस एग्जांपल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से r डिस्टेंस। तो मैंने क्या कहा था, राइट हैंड के थंब को किसकी डायरेक्शन में रखो, करंट की डायरेक्शन में, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। तो कर्ल करने के बाद जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में रखा और फिंगर्स को कर्ल किया, पॉइंट P की तरफ कर्ल किया, तो क्या आ रही है,
आउटवर्ड आ रही कर्ल करने के बाद, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड, आउटवर्ड। अनदर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी हमें क्या करना है, पॉइंट पी पे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलरली आप क्या करो, थंब को पॉइंट आउट करो सबसे पहले इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉइंट आउट किया, पी की फिंगर्स को कर्ल करो, कहां पे आ रही है, फिर से आउटवर्ड। तो इसके लिए भी आपकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, आउटवर्ड। थर्ड एग्जाम्पल, इसमें आपको करंट दिया हुआ है, पहले ही आउटवर्ड है। इसने क्या कह रखा है कि करंट आउटवर्ड है। आउटवर्ड मीन्स करंट क्या है, इस डायरेक्शन में है। एंड यू हैव एट पॉइंट पी यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट को अगर मैं आउटवर्ड करूं, आउटवर्ड मीन्स ये पॉइंट पी पे अगर मैं करूं तो ये कहां जाएगा, एक तरफ देखा जाए तो घूम के ऊपर से जाएगा। तो इसके लिए आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये हो। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस आवर न्यू टॉपिक।